जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा होगा, कंपनी का ब्रीफ डिस्कशन हमने किया था। आज उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज। टाइप्स ऑफ कंपनीज जो होती हैं उसमें कंपनी कौन कौन से टाइप की होती है, कंपनी कौन कौन से प्रकार होते हैं, उन सब के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट टाइप है कंपनी का वो है गवर्नमेंट कंपनी। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि गवर्नमेंट कंपनी है तो उसमें गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा, गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ शेयर होल्डिंग होगी। सो गवर्नमेंट की कितनी शेयर होल्डिंग होगी तब वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। यदि कोई कंपनी है, सपोज कीजिए XYZ लिमिटेड है, गवर्नमेंट का इसमें शेयर होल्डिंग है 51% एंड मोर, यानी अगर एग्जैक्ट 51% भी गवर्नमेंट कंपनी में होल्ड करती है, शेयर होल्ड करती है, तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। अब ये जो गवर्नमेंट है वो कौन कौन सी हो सकती है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो इंडिविजुअल, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो इंडिविजुअल, या फिर एक या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट हो। ये सब मिलके अगर कंपनी में 51% या इससे ज़्यादा का शेयर होल्डिंग अगर होल्ड करती है तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। गवर्नमेंट कंपनी को जिस सेक्शन में डिफाइन किया गया है वो सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 45। आपको पता ही होगा सेक्शन जो दिए गए हैं कंपनीज एक्ट 2013 में दिए गए हैं। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स, यानी या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या एक या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा यदि 51% या इससे ज़्यादा होल्ड किया जाता है तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। और पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स एंड includes a company which is subsidiary company of a such a government company। यदि गवर्नमेंट कंपनी है कोई, उसकी सब्सिडरी कंपनी है, वो भी गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाएगी। देन फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मीन्स व्हाट? सपोज कीजिए कोई कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, बट वो अपना बिजनेस है वो कर रही है इंडिया में भी, एंड बिजनेस कर रही है वो इंडिया में। इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है? आउटसाइड इंडिया, बट बिजनेस कहाँ कर रही है? इंडिया में, तो उसे बोलेंगे हम फॉरेन कंपनी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 242 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया which has a place of business in India whether by itself or through an agent physically or through electronic mode। कि कोई भी कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट वो इनकॉर्पोरेट तो हुई है आउटसाइड इंडिया, बट उसका पैलेस ऑफ बिजनेस है ना वो है इंडिया में, या तो खुद या फिर उसके एजेंट के थ्रू वो फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली अगर इंडिया में बिजनेस कर रही है तो वो फॉरेन कंपनी कहलाएगी। एंड कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इंडिया इन एनी अदर मैनर।
उसके अलावा एनी अदर मैनर में भी अगर वो बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में कंडक्ट करती है तो भी फॉरेन कंपनी कहलाएगी। देन प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी जो होती है उसका डिस्कशन करें तो ये सेक्शन 268 में डिफाइन किया गया है इसको। प्राइवेट कंपनी एज ए कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। प्राइवेट कंपनी के जो शेयर हो वो आर्टिकल्स में इनको ट्रांसफर करने पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। उसके अलावा एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200। एक तो प्राइवेट कंपनी है वो अपने शेयर है वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकती, यानी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकती। उसके अलावा अगर वन पर्सन कंपनी को छोड़ दे, अपन इसको एक्सक्लूड कर दे, तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 200 तक हो सकते हैं, यानी 200 या इससे कम मेंबर्स ही प्राइवेट कंपनी में हो सकते हैं। इसके अलावा जो एक कंडीशन और है वो है प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। कि प्राइवेट कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको अपन पब्लिक में इशू नहीं कर सकते, कंपनी लॉ इस पे रेस्ट्रिक्शन लगाता है। देन पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि इस कंपनी में पब्लिक का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होएगा, कुछ ना कुछ शेयर होल्डिंग होएगी, या पब्लिक है वहाँ से शेयर्स परचेज कर सकती है। सेक्शन 271 क्या बोलता है पब्लिक कंपनी के लिए? पब्लिक कंपनी एज ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। कि पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती, यानी प्राइवेट कंपनी को छोड़ दो बाकी जितनी भी कंपनियां होती है वो पब्लिक कंपनी होती है। ए कंपनी विच इज ए लिस्टेड पब्लिक कंपनी इफ इट गेट्स अनलिस्टेड कंटिन्यूज टू बी ए पब्लिक कंपनी। एक पब्लिक कंपनी थी, उसने अपने आप को लिस्टेड करवाया एंड देन वो अनलिस्टेड हो गई तो अभी भी वो पब्लिक कंपनी बनी रहेगी। देन नो मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल। नो मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल मीन्स क्या? मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर इनकॉर्पोरेटिंग प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक कंपनी इन इंडिया। पहले क्या था कि अगर कोई भी कंपनी अपन फॉर्म करते हैं तो उसके लिए मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल है वो प्रिस्क्राइब की गई थी कंपनी लॉ के थ्रू, बट अभी है वो कंडीशन इन्होंने हटा दी है। अभी जो पेड ऑफ शेयर कैपिटल है वो अपन कितनी भी रख सकते हैं कंपनी की। देन वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में। नाम से ही पता लग रहा होगा कि इसमें ओनली वन मेंबर रहेगा, उसी के पास शेयर होल्डिंग होएगी और वो चाहे तो कंपनी को मैनेज भी कर सकता है। वन पर्सन कंपनी एज ए कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज ए मेंबर। देन जो नेक्स्ट कंपनी का टाइप है वो है लिस्टेड कंपनी। इसका भी नाम से समझ में आ रहा होगा कि लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है। कि लिस्टेड कंपनी मीन्स ऐसी कंपनी जो कहीं ना कहीं लिस्टेड होगी, अपने जो सिक्योरिटीज हैं उनको कहीं ना कहीं लिस्टेड करवा रखी होगी। जो लिस्टेड कंपनी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 में। लिस्टेड कंपनी क्या के बारे में क्या बोलता है सेक्शन 252? लिस्टेड कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। यानी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी की कोई भी सिक्योरिटीज अगर लिस्टेड होती है तो उसको लिस्टेड कंपनी बोलेंगे। जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं अभी, जिनको कि पहला जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है अपना NSI नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एंड दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, NSE एंड BSE। देन जो कंपनी का टाइप आता है वो है द कंपनी हुज शेयर्स आर नॉट लिस्टेड। इसी में थोड़ा सा कुछ और बाकी है वो और बता दूं।
द कंपनी हु शेयर्स आर नॉट लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड अनलिस्टेड कंपनी। यानी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है वो कौन सी कंपनी कहलाएगी? अनलिस्टेड कंपनी। एंड अनलिस्टेड कंपनी कैन बी ए पब्लिक कंपनी और ए प्राइवेट कंपनी। जो अनलिस्टेड कंपनी है वो पब्लिक कंपनी भी हो सकती है एंड प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। देन अनलिमिटेड कंपनी, इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 92। अनलिमिटेड कंपनी मीन्स ए कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स शेयर। जो अनलिमिटेड कंपनी होएगी उनके जो मेंबर्स रहेंगे उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था अपन ने कि कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, बट जो ये कंपनी है इस कंपनी में उन मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, उनकी लायबिलिटी पे कोई भी लिमिट नहीं रहेगा। देन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एज पर सेक्शन 222 of the Companies Act 2013, company limited by shares means a company having the liability of its member limited by the memorandum to the amount if any unpaid of the shares। इसका मतलब क्या कि जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है उस कंपनी में जो उसका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उनके द्वारा ये रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा मेमोरेंडम के द्वारा कि वो उतना ही पे करने के लिए लाइबल रहेंगे जितना कि उनके शेयर्स पे अनपेड है। सपोज कीजिए कि एक शेयर होल्डर है, उसके पास 100 रुपये की वैल्यू के शेयर्स हैं, कंपनी ने उस पर मांग लिए हैं 60 रुपीज़ और 40 रुपये अनपेड है, तो इस शेयर होल्डर की जो लाइबिलिटी रहेगी वो ओनली 40 रुपीज़ तक ही रहेगी। 40 रुपीज़ से ज़्यादा पे करने के लिए वो लाइबल नहीं रहेगा। Then company limited by guarantee as per section 221 of the Companies Act 2013, company limited by guarantee means a company having the liability of its members limited by the memorandum to such amount as the member may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up। सपोज कीजिए कि कंपनी का वाउंड अप हो रहा है एंड कंपनी के असेट्स जो है वो है कम एंड कंपनी की जो लायबिलिटीज हैं वो है ज़्यादा, तो इस केस में कंपनी क्या करेगी? असेट्स को रियलाइज करेगी एंड लायबिलिटीज को पे करेगी। बट कंपनी के पास लायबिलिटीज तो ज़्यादा है एंड असेट्स कम है, तो ये जो कंपनी होती है उस टाइम पे क्या करेगी? जिन मेंबर्स ने इस कंपनी को गारंटी दी थी जिस अमाउंट की, उस अमाउंट को इन मेंबर से और मांग लेगी और अपनी जो लायबिलिटीज उनको पे कर देगी। देन होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, इन दोनों को अपन साथ समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज कीजिए एक कंपनी है XYZ लिमिटेड एंड दूसरी कंपनी है ABC लिमिटेड। ये जो कंपनी है या तो XYZ लिमिटेड है वो ABC लिमिटेड की जो BOD है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उनके कंपोजिशन को कंट्रोल करे। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं उनके कंपोजिशन को कंट्रोल करे। या दूसरी जो सिचुएशन है XYZ लिमिटेड ABC लिमिटेड की जो शेयर होल्डिंग है उसको 50% से ज़्यादा होल्ड करे, तब ये वाली कंपनी है ये बोली जाएगी होल्डिंग कंपनी एंड जो ABC लिमिटेड है वो बोली जाएगी सब्सिडरी कंपनी। एक बार रीड आउट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 246 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, होल्डिंग कंपनी इज in relation to one or more other companies means a company of which such companies are subsidiary companies। मीन्स इस कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी होंगी तो ये होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। एंड सब्सिडरी कंपनी मीन्स सेक्शन 287 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस सब्सिडरी कंपनी एज ए
इन विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। फर्स्ट कंडीशन तो आपकी ये हो गई कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो कंपोजिशन है उसको कंट्रोल करे। एंड एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन वन हाफ यानी कि 50% से ज़्यादा द टोटल शेयर कैपिटल आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर विद सब्सिडरी कंपनी। यानी या तो खुद अकेली सब्सिडरी कंपनी का 50% या उससे ज़्यादा का जो शेयर होल्डिंग है वो लेके रखे, या फिर उसकी जो सब्सिडरीज हैं उनके थ्रू भी वो 50% से ज़्यादा अगर शेयर होल्डिंग रखती है तो उसको भी सब्सिडरी कंपनी बोलेंगे। ए कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी ए सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इन देयर इज इन डायरेक्ट कंट्रोल थ्रू द सब्सिडरी कंपनी। अब ये जो कंट्रोल है या तो डायरेक्ट भी हो सकता है या इनडायरेक्ट भी हो सकता है। देन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कंपनी डे टू डे बेसिस के अपने जो टास्क है उनको कंप्लीट करती है एंड जो बिजनेस करती है तो उसके लिए कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो मेंटेन करना मैंडेटरी है। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जो लायबिलिटी आती है वो सेक्शन 128 के थ्रू आती है। सेक्शन 128 क्या बोलता है? एवरी कंपनी सेल प्रिपेयर एंड कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे जो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनको मेंटेन करेगी। कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स करेगी? तो हो गए बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गए, अदर रिलेवेंट बुक्स हो गई एंड अदर पेपर्स हो गए, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एवरी फाइनेंशियल ईयर के वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में उनको मेंटेन करेगी। उसके अलावा यदि कंपनी की ब्रांचेज या ऑफिस और ऑफिसेज हैं उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको भी कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करेगी। और ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो रखेगी कंपनी एक्रूअल बेसिस पे एंड डबल एंट्री सिस्टम पे रखेगी। Provided further that the company may keep such books of accounts or other relevant papers in electronic mode। अब ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी मेंटेन कर रही है इनको मैनुअली भी कर सकती है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मोड में भी कर सकती है। दोनों ऑप्शन कंपनी के पास में होते हैं। कंपनी चाहे तो कोई सा भी मोड चूज करके और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो मेंटेन कर सकती है। देन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 129 के अंडर प्रिपेयर करना ज़रूरी है। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनमें कौन कौन सी स्टेटमेंट है उनको इंक्लूड किया जाएगा, कौन कौन से अकाउंट है उनको इंक्लूड किया जाएगा, एंड कौन से शेड्यूल के द्वारा ये प्रिपेयर किए जाएंगे। सो कंपनी को जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं वो शेड्यूल 3 के द्वारा अथोराइज किए गए हैं। शेड्यूल 3 में कंपनी पार्ट 1 में प्रिपेयर करेगी बैलेंस शीट एंड शेड्यूल 3 के पार्ट 2 में करेगी कंपनी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Under Section 129 of the Companies Act 2013, the financial statement shall give a true and fair view of the state of affairs of the company or companies, comply with the notified accounting standards। यानी कंपनी है वो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड किए जाने चाहिए, और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपनी जितने भी एस उसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं उनको अप्लाई करते हुए प्रिपेयर किए जाने चाहिए। एंड सेल बी इन द फॉर्म और फॉर्म्स एज मे बी प्रोवाइडेड फॉर डिफरेंट क्लास और क्लासेज ऑफ कंपनीज एज प्रिस्क्राइब्ड इन द शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जो फॉर्म प्रिस्क्राइब करे गए हैं उनके द्वारा कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो प्रिपेयर करनी चाहिए। शेड्यूल 3 में कौन कौन से जो फॉर्म है वो दिए गए हैं।
जो फर्स्ट जो फॉर्म है या फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है कंपनी बैलेंस शीट बनाएगी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एंड सेकंड है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यदि एनपीओ है उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह प्रिपेयर करेगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके अलावा कंपनी को है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जिसको कि शॉर्ट में SOC भी बोल सकते हैं, वो प्रिपेयर करेगी। एंड उसके अलावा कंपनी है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करेगी। ये सारे जो 4 स्टेटमेंट बताए हैं ये चारों कंपनी को प्रिपेयर करने ज़रूरी होते हैं। इसके बाद की जो क्लास है वो देखेंगे अपन अगली क्लास में। थैंक यू।